लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आपको बताते चले कि मनीष शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके गोसाई जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही गजेंद्र नेगी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी एनके गोसाई जी कि सबसे पहले जिस तरह से देखिए फिलहाल स्थिति नजर आ रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद फिलहाल जिस तरह बीजेपी बढ़त बनाते नजर आ रही है, क्या लगता है इस बार क्या रिएक्शन है इस बार के चुनाव को लेकर आपको? यूपी की बात कर रही हैं आप? देखिए, यूपी में जो पिछला चुनाव था 2017 का चुनाव, हम फ्लैश बैक कर रहे हैं तो उसमें मोदी लहर थी यूपी में। अब मतलब समझ, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था सब में मोदी लहर का प्रभाव था। इस बार के चुनाव में मोदी लहर का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन जो यूपी में जो योगी जी ने थोड़ा काम किया है, जो उनका काम करने का तरीका रहा, जो बुलडोजर प्रणाली उससे उन्होंने काम किया है। दो तरीका होता है, एक बुलडोजर लोगों का हक छीनता है और एक यह है कि लोगों को हक दिलाता है। तो जो योगी जी ने वहाँ पर काम किया है उस काम को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि यूपी में इस समय भले सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन योगी जी आगे चल रहे हैं तो सरकार वहाँ पर बीजेपी की आ सकती है, जहाँ तक यूपी की बात करें। जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें पांचों राज्यों में, तो फिलहाल पांचों राज्यों की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी? इस समय ओवरऑल बीजेपी 2017 के मुकाबले कम रहेगी। भले वो कई राज्यों में सत्ता में वापसी करेगी, वो बात अलग है। जैसे अभी उत्तराखंड में कंटेस्ट चल रहा है, हो सकता है बीजेपी सत्ता में आ जाए, गठबंधन सरकार बना ले, यूपी में अपने दम पे आ जाए, मेघालय मणिपुर में आ जाए। लेकिन ओवरऑल सीटें कम रहेगी, लेकिन कुछ 5 में से लगभग 2 या 3 राज्यों में बीजेपी वापसी करेगी। चलिए ठीक है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव कई वरिष्ठ नेताओं के लिए कहीं ना कहीं इज्जत का, एक प्रतिष्ठा का जो है वो दांव लगा हुआ है इस दौरान। और सबसे पहले तो आपसे रिएक्शन चाहूंगी कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में काबिज हो पाएगी? जी, देखिए, अगर हम पहले यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो अभी तक के रुझान आए हैं, वो 340 सीटों पर आ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसी मेरी सूचना है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 203 सीटें ऑलरेडी उसके पास आ चुकी हैं, जो शुरुआती रुझान है। और आप ये देखिए 10 बज चुका है और ट्रेंड एक तरह से सेट हो रहा है। अब धीरे धीरे ट्रेंड ये आगे बढ़ेगा, एकदम से पलट जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, चुनाव आयोग ने ही बताया है कि 40% जो अभी तक वोट है वो भाजपा को मिले हैं और 30 के आसपास सपा को मिले हैं। तो 10% का ऑलरेडी ये गैप शुरू हो चुका है। अब यहां से गैप बढ़ता है या गैप और बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी आप ये देखिए 100 सीटों के करीब जो हैं उनमें अभी मतगणना शुरू ही नहीं हुई है। तो अभी से अगर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है तो आगे ये बढ़त ही होगी। और देखना ये होगा कि ये क्या वाकई में लहर है, जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि 2017 में एक मोदी लहर रही। इस बार क्या मोदी और योगी दोनों जो डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने अंडर करंट नहीं, बिल्कुल हाई वोल्टेज का करंट चलाया। और एकदम से विपक्ष को, भले ही अखिलेश यादव बहुत अच्छी चुनौती दे रहे हो, पिछले अगर मुकाबला देखा जाए तो उसके मुकाबले इस बार बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा, लेकिन वो सत्ता के आसपास भी नहीं नजर आ रहे हैं। जो अभी के ट्रेंड अगर देखें, ये 2 घंटे बाद इसी तरह से अगर चलता रहा तो वो सत्ता से बहुत दूर हो जाएंगे और बीजेपी कम से कम 100 सीटों का गैप भर लेगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप ये देखिए तो दोनों जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों इस समय अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला बिल्कुल इस तरह का रुझान है कि पहाड़ की जो मतदाता हमेशा चौंकाते हैं। हरीश रावत को पिछली बार भी हराया था उन्होंने, और इस बार अगर दोनों जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला एक रुझान है। और उसके अलावा आप ये देखें कि भाजपा को जो है वो पूर्ण बहुमत रुझानों में मिल चुका है। भाजपा दिखा रहा है 36 सीटें क्रॉस कर चुका है। तो आप ये समझिए कि वहां पर मोदी का चेहरा एक बार फिर चला है। तो यूपी और उत्तराखंड, इन दोनों ही राज्यों की बात करें तो मोदी लहर अपने आप में है, भले ही वो किसी ने माना हो या ना माना हो। आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी अपडेट बता देते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार हम सुबह से महा कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह काउंटिंग लगातार जारी है और ऐसे में कौन सी पार्टी इस बार
जनता के बीच अपना एक लोकप्रियता स्थापित कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए राजेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करते हुए ये जानना चाहूंगी, अगर हम बात पंजाब की करते हैं तो देखिए पंजाब के बीच जो सियासी घमासान रहा वो सभी के सामने है, और ऐसे में अगर पंजाब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं रुझानों के हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है वो उठती हुई और काफी ज्यादा बढ़त बढ़ाती नजर आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है कि पंजाब में कांग्रेस सत्तारूढ़ थी और वहां एक तरह से कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने तो चुनाव के करीब पहुंचते पहुंचते ही अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली। बिल्कुल, उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। उन्होंने ये कहा कि इन मुख्यमंत्री ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, और जो मुख्यमंत्री विरोधी नेता थे वो पूरे प्रदेश में ये प्रचार करने में जुट गए कि मुख्य तो लोग तो अपनी तरह से एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, लोग असंतुष्ट भी होते हैं। लेकिन जब पार्टी के नेता ही ये कह रहे हो कि चुनावी वादे पूरे नहीं किए, तो लोगों की जो भावनाएं थी उनको और संबल मिल गया। तो स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को तो कुछ कमजोर होना ही था। आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनाव से, पिछले 2014 से लगातार पंजाब के चुनाव लड़ रही है, वो 2017 में कई अपने कारणों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी अगर पावर में नहीं आ पाई, तो उसको एक मौका था कि वो अपनी गलतियों में सुधार करके बढ़त ले ले। हालांकि 2017 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जी। पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का उभार पंजाब में इसलिए हुआ कि लोगों को नए विकल्प की तलाश थी। तो 2017 चलिए इसी बीच बड़ी अपडेट बता दें, थराली और बद्रीनाथ में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर, थराली और बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर थराली और बद्रीनाथ में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ के जो भी परिणाम थे उसको बिल्कुल नकारते हुए बीजेपी की ओर से जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे, साफ तौर पर थराली और बद्रीनाथ में बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे ही लगातार वोटों की गिनती सुबह से जारी है और इसी के साथ बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं थराली और बद्रीनाथ में बीजेपी आगे चल रही है, पार्टियों के पीछे छोड़ते हुए बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। 70 विधानसभा सीटों पर इस बार ये मतदान हो रहा है उत्तराखंड में, और ऐसे में थराली और बद्रीनाथ दोनों ही जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। और ऐसे में देखिए वोटों की गिनती लगातार सुबह से जारी है, अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात एग्जिट पोल की करें, जो फिलहाल दिखाए जा रहे थे आंकड़े, उस हिसाब से उसे बिल्कुल नकारते हुए बीजेपी फिलहाल बद्रीनाथ और थराली दोनों ही जगहों पर आगे चल रही है। बढ़त बनाते हुए बीजेपी उत्तराखंड में नजर आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये बड़ा अपडेट इस वक्त तक कि थराली और बद्रीनाथ में बीजेपी आगे चल रही है। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देखिए पंजाब की राजनीति जो है वो काफी उलट पुलट नजर आ रही है, ऐसे में क्या माने कि इस बार देखिए जिस तरह हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहीं ना कहीं इस बार थोड़े पिछड़े नजर आ रहे हैं और बीजेपी का खाता बहुत कम खुलता नजर आ रहा है। तो राजनीतिक समीकरण जो है अगर पंजाब के हम समझने की कोशिश करें तो इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के बीच अपने जितने भी चुनावी जुमले थे उसको आगे लेकर बढ़ती नजर आ रही है पंजाब में। देखिए ऐसा है कि बात वही थी कि मैंने जो बैकग्राउंड बताया कि लोग जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नए विकल्प की तलाश में थे जी। लोग अकाली दल बीजेपी गठबंधन की जो सरकार थी उससे बड़े असंतुष्ट थे। वो तमाम सिख आधारित और पंथ आधारित पार्टी अपने आप को प्रदर्शित करने के बावजूद वो विश्वास हासिल नहीं कर पा रही थी बहुमत का, और सिखों में भी जो सिख समुदाय बढ़ा उसमें भी वो अलोकप्रिय हो चुकी थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी की बड़ी घटनाएं हुई और उन घटनाओं के विरोध में जो प्रदर्शन हुए उन पर सिखों पर फायरिंग की घटना हो गई और फायरिंग की घटना को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो अकाली दल के ऊपर बड़े कलंक थे। तो लोग अकाली दल से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लोगों को नए विकल्प की तलाश थी। लोग कांग्रेस का शासन भी देख चुके थे, तो लोग चाहते थे नए विकल्प हो। लोगों का आम आदमी पार्टी की तरफ से रुझान था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने ही अंदरूनी कारणों से
ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि लोग अचानक कांग्रेस की तरफ मुड़ गए और 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी। जी। तो इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी पोजीशन बनाए रखी, मैन अपोजिशन पार्टी के रूप में। और कांग्रेस का जो अभी हाल में पिछले साल सितंबर से जो घटनाक्रम चला, उन्होंने मुख्यमंत्री को चेंज किया, चुनावी वादे पूरे करने में कुछ कमियां भी रही, चुनावी वादे पूरे भी हुए, लेकिन जब पार्टी के नेताओं ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, तो लोगों की भावनाओं पर और आधार मिला। लोगों को लगा कि इस पार्टी में ही कमियां हैं, मुख्यमंत्री ठीक नहीं था और मुख्यमंत्री बदला गया। कांग्रेस ने जो है अंतिम क्षण में परिवर्तन करके और ये देखा, ये प्रयास किया कि एंटी इनकम्बेंसी से उसको छुटकारा मिल जाए और फिर एक बार सत्ता में आने का मौका मिले। तो मुझे लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान है उससे कांग्रेस के ये प्रयास बहुत सफल होते नहीं दिखाई दे। ठीक है। और आम आदमी पार्टी ने जो अपनी कमियों में सुधार करके और फिर एक बार और प्रयास किया है, चलिए ठीक है, तो आम आदमी पार्टी तो डाइव लगाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। जैसे कोई गोताखोर जो है ऊपर से जाता है अंदर और फिर तिरछा करके अपने आप को बाहर निकाल लेता है। तो ठीक है राजेंद्र जी, फिर से लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ गजेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से लगातार अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव जीतना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आपकी तरफ दोबारा लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट बता दें, कन्नौज की तीनों सीटों पर सपा आगे चल रही है। कन्नौज की तीनों सीटों पर सपा आगे, बीजेपी के असीम अरुण पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कन्नौज में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी के असीम अरुण फिलहाल पीछे चल रहे हैं। आपको ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दे रहे हैं, कन्नौज की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के असीम अरुण पिछड़ते नजर आ रहे हैं और तीनों सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार जो वोट है वो खुलते नजर आ रहे हैं और वोट्स के खुलते के साथ ही समाजवादी पार्टी कन्नौज की तीनों सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और बीजेपी के असीम अरुण पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कन्नौज की तीनों सीटों पर सपा आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बीजेपी के असीम अरुण पीछे चल रहे हैं और लगातार वोटों की गिनती लगातार जारी है। चलिए, गेस्ट के पैनल में हमारे साथ आरवी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन गजेंद्र, जिस तरह से हमें लगातार हम ये पूछ रहे हैं कि देखिए बीजेपी की ओर से इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर यही नारा दिया गया कि 300 पार इस बार बीजेपी आएगी, लेकिन क्या लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार का आंकड़ा हासिल कर पाएगी? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी इस बार एक बड़ा विकल्प सामने है। जो अभी बात कर रहे हैं कि 300 पार का जो नारा था, उत्तराखंड में भी 60 पार का नारा, तो नारे तो दिए जाते हैं। अगर पहले ही हम हल्की बात कर दे कम उस पे, तो उस पे अचीवमेंट, तो अपना टारगेट हमको ऊंचा रखना पड़ता है सभी लोगों को। अगर हम इधर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो 60 पार के नारे के आसपास भी कहीं नहीं लग रहा है भाजपा। और उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर वेरी इनिशियल ट्रेंड्स विच आर कमिंग। अभी पहले या दूसरे राउंड की, और पहाड़ों में तो अभी तक ईवीएम शायद खुली भी नहीं है। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उत्तराखंड में, जो नेक टू नेक कर रहे थे, वो ठीक है। गजेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको, इस बीच एक बड़ी अपडेट दे दे। पौड़ी जिले की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। रेणु बेस्ट 2704 वोटों से आगे चल रही है। पौड़ी सीट से बीजेपी के राजकुमार आगे चल रहे हैं। वहीं श्रीनगर में कांग्रेस के गणेश गोदियाल आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा अपडेट, पौड़ी जिले की 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। रेणु बिष्ट 2704 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं गणेश गोदियाल भी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पौड़ी सीट से बीजेपी आगे चल रही है। पौड़ी जिले की 5 सीटों पर बीजेपी आगे, रेणु बिष्ट 2704 वोटों से आगे चल रही हैं। चलिए ठीक है गजेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि देखिए नारे तो दिए गए हैं, लेकिन क्या इन आंकड़ों को हासिल कर पाती है बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। जी जी,
तो वही बात अगर यूपी में देखें, यूपी में अभी हालांकि 100 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, तो भाजपा एक रिसेसिव उसकी तरफ बढ़ रही है कि उनको बहुमत की तरफ बढ़ रही है। तो यूपी में जो यूपी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूपी भाजपा के हिंदुत्व का एक परीक्षा है, जो उनका जो एजेंडा है, तो उस पे वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगा, यूपी में जो लोगों का जो रुझान था, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे योगी पे लोगों ने विश्वास किया। तो अभी देखते हैं, दीज आर इनिशियल ट्रेंड्स, अभी लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आरबी जी, जिस तरह से देखे लगातार मैं बता भी रही हूं, और बीजेपी की ओर से हर जनसभा में ये कहा गया, फिर चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां उत्तराखंड में 60 पार के नारे बीजेपी देती नजर आई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 300 पार का क्या आंकड़ा इस बार बीजेपी हासिल कर पाएगी? दोनों ही जगहों पर क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? देखिए, बीजेपी का अपना एक जनाधार है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और बीजेपी की जो रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं बहुत पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कहाँ कहाँ किस किस प्रदेश में कौन कौन से फेज में क्या क्या मुद्दे लाने हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। दोनों जगह कामोबेश आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले थे, तो वहाँ गन्ना और जिन्ना, जहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि भी एक बदलाव आएगा, जो समाजवादी पार्टी है आरएलडी को साथ लेकर जाट वोटों को साथ पाएगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। जमीनी स्तर पर जो एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के प्रति नाराजगी जो जाट समुदाय में थी, आरएलडी का जो वोट बैंक था, जो बेस बैंक था, वो यही था, जाट और मुस्लिम जी। लेकिन दंगे के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें बिखर गई थी, और कोशिश ये हुई कि भी किसान आंदोलन के बाद कहीं दोनों को एक साथ लाया जाए जिससे आरएलडी मजबूत हो। और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन किया, तो उसको भी ये उम्मीद थी कि भी M+22 मुस्लिम और यादव तो हमारा वोट बैंक है ही, बिल्कुल, अगर उसमें जाट वोट और जुड़ जाता है तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उस सब पर बीजेपी का प्रशासन और राशन दोनों कहीं ना कहीं भारी पड़े। क्यों? वहाँ बताया गया कि भी अगर आप हमें वोट नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी आ जाएगी, तो जो मुस्लिम गैंगस्टर हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो बताया गया कि देखिए वहाँ था भी कि भी शाम के बाद कोई किसी की भैंस खोल ले जाता था, कोई किसी की बुग्गी उठा ले जाता था, और दिन छुपने से पहले पहले सब लोग अपने गांव में पहुंच जाते थे, अपने अपने घरों में। तो एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जी, जो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के शासन में, और मुझे याद है कि रामगोपाल यादव ने कहा था 2014 में कि अगर हम ये गुंडागर्दी नहीं रोक पाए, जो यादव समाज की गुंडागर्दी है, दूसरे समाज की गुंडागर्दी है, तो फिर दोबारा हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि भी समाजवादी पार्टी जो सुशासन का जो एक नारा था बीजेपी को, वो जनता में ये विश्वास नहीं जगा पाई कि भी अब की बार हम आएंगे। तो जो भी देखा ना कि काली स्कॉर्पियो, बड़ी गाड़ियां लेके, काले शीशे, और बस सपा का झंडा लग रहा है और उसमें गुंडे और बदमाश जी। तो वो जो एक छवि बन गई थी, उस छवि को कहीं अखिलेश तोड़ नहीं पाए, और या ज़्यादा जनता में उस तरह का एक विश्वास नहीं जगा पाए कि भी नहीं, पहले जो हो गया वो हो गया, अब अगर हमें सत्ता मिलती है तो उस तरह का जो जंगल राज है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो उसी का परिणाम था कि देखिए फिर उसके बाद में हिजाब और नकाब ये सब चीज़ें आई। उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब जो एक मेन मुद्दे थे, कहीं भी उस पर आकर बीजेपी ने कोई डिस्कशन नहीं होने दिया, चाहे वो आवारा पशु थे, चाहे वो बेरोजगारी थी, चाहे वो महंगाई थी। कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जनता में जो एक कनेक्ट होना चाहिए ना, वो कनेक्ट नहीं दिख पाया।
देखिए कोशिश तो 2017 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने भी यही गणित लगाया था जी कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया था, मौर्य को साथ लिया था। तो जो छोटी छोटी चलिए ठीक है, वोटों आरबी जी की यहाँ पे टिकट आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ा अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, रायपुर में 3000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर में डोईवाला में 6000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और ऋषिकेश में भी 2000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। लैंसडाउन में 1300 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं उत्तराखंड में दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि दूसरे राउंड की मतगणना में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है। रायपुर में 3000 वोटों से आगे चल रही बीजेपी, डोईवाला में 6000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं ऋषिकेश में भी 2000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और साथ ही लैंसडाउन में 1300 वोटों से बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है। उत्तराखंड में दूसरे राउंड की मतगणना पूरी होने के साथ ही लगातार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। रायपुर में 3000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। डोईवाला की अगर बात करें तो 6000 वोटों से बीजेपी आगे है। साथ ही अगर हम बात ऋषिकेश की करें तो 2000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े आंकड़ों के साथ बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, बढ़त बनाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। रायपुर में 3000 वोटों से बीजेपी आगे, वहीं ऋषिकेश में भी बीजेपी आगे चल रही है। डोईवाला में 6000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऋषिकेश में 2000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। ठीक है, और ठीक है, इस बीच सबसे पहले तो देखिए जिस तरह हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, एनके गोसाई जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात चुनाव की करते हैं, काफी मुद्दे इस बार जनता के आम मुद्दे रहे और इसी बीच बुलडोजर का जिक्र भी कई बार करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन देखिए हर 5 साल बाद एक नई शुरुआत का मौका हर पार्टी को मिलता है। क्या लगता है इस बार एक नई शुरुआत का मौका जो है समाजवादी पार्टी को जनता देगी, या फिर जिस तरह से विकासी परियोजनाएं चलाई गई बीजेपी की ओर से उस आधार पर बीजेपी को ही इस बार जनता लेकर आएगी? देखिए पूजा जी, इस बार जो है यूपी में आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 300 पार का नारा तो खैर छू नहीं पाएगी, लेकिन जो जिस हिसाब से योगी जी ने वहाँ पर काम किया है, जो पब्लिक गरीबों को राशन दिया है, उनको मकान बांटे हैं, आवंटित किए, उनको आवास मुहैया कराया और जो सुशासन दिया उन्होंने वहाँ पे, जो वहाँ पर अराजकता का माहौल था, जो भय का माहौल था, वातावरण था, जनता, गरीब जनता, जो आम आदमी था परेशान था, एक अराजकता सा अजीब व गरीब सी माहौल, ये लगता था कई बार कि कई क्षेत्रों में सरकार नाम कोई चीज़ नहीं थी, तो उसको योगी जी ने कन्वर्ट किया सुशासन में। अच्छा काम किया, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, तमाम वो एक्टिव रहे पूरे चुनाव के दौरान या पूरे 5 साल के दौरान, तो इसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगी और वहाँ पर योगी जी सरकार बनाएंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि चूँकि राज्यसभा का बहुमत भी होना है, उसको सेंचुरी लगानी है, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। और जो दिल्ली है, जो चुनाव होना है, आम चुनाव 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसका रास्ता भी कहीं न कहीं यूपी से होकर जाता है, तो इसका फायदा निस्संदेह बीजेपी को मिलेगा, उनका जो चुनाव है उसको मिलेगा। तो हम चूँकि अभी भले रुझान चल रहे हैं, अभी चुनाव परिणाम आने में काफ़ी समय है, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यूपी में योगी सरकार, चाहे पिछली बार की सीटों से सीटें कम हो भले हों, लेकिन वहाँ पर यूकेडी वो बीजेपी सत्तासीन होगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बार का जो चुनावी रण है वो काफी ज्यादा कठिन होता पार्टियों के लिए नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है और इसी बीच रुक करेंगे हम अपने साथ आरबी उपाध्याय जी का। आरबी जी, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस कहती नजर आई कि परिवर्तन होगा, लेकिन इसी बीच लगातार बीजेपी भी कहती आई कि समर्थन मिलेगा। क्या लगता है इस बार जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं, 2 घंटे से लगातार बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन क्या आखिरी समय में कुछ बदलाव, कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर से जनता का समर्थन बीजेपी को? देखिए अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी से ये कह देना कि भी कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरे ख्याल 2nd राउंड कंप्लीट हुआ है। टक्कर कांटे की थी वहाँ पर, और इतिहास भी देखेंगे आप उत्तराखंड का, तो वहाँ रिपीट नहीं होता, हर बार एक दूसरी पार्टी को बदलाव का मूड हमेशा उत्तराखंड की जनता का रहा है।
ये बात अलग है कि जैसा मैंने कहा कि भी बीजेपी का अपना संगठन और बीजेपी का प्रचार का तरीका, काम करने का तरीका, वो उससे आपदा में भी अवसर कहीं ना कहीं तलाश लेते हैं। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अगर हो जाता है, कहीं 2-4 रैलियां हो जाती हैं जी। तो मैं देखता हूँ पूरा माहौल ही बदल जाता है। उत्तराखंड में भी देखिए, जहाँ एक विकास होना चाहिए, आपने देखा होगा आज़ादी के इतने सालों बाद भी रेलवे लाइन 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन पहली बार अच्छा लगा कि भी ऋषिकेश से आगे काम दिखता है कि भी हाँ वहाँ पर काम हो रहा है। जी। तो ऑल वेदर रोड का हो, कनेक्टिविटी का हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में दिखती हैं उत्तराखंड में भी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हम लाभार्थियों की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में भी जो लाभार्थी हैं वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन अभी ये कह देना कि नहीं बीजेपी सरकार बना रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है, मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा। अभी कुछ समय के बाद आंकड़े बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, बीजेपी ने भी ये माना था कि भी मुख्यमंत्रियों का बदलने का रीज़न क्या था जी। कि इसका मतलब बीजेपी खुद आकलन कर रही थी कि हम परफॉर्म ठीक नहीं कर पा रहे हैं या डिलीवरी हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए एक के बाद दो के बाद तीसरा मुख्यमंत्री बदलना इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता था। तो लग रहा था कि भी वहाँ कांग्रेस वापसी करेगी, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि भी कांग्रेस 39 पर है, कांग्रेस 29 पर है और बीजेपी 39 पर है। चलिए ठीक है, आरबी जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी अपडेट बता दें, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। करहल से अखिलेश यादव बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं और साथ ही लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, करहल सीट से अखिलेश यादव। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। इसी बीच करहल, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, महत्वपूर्ण सीट थी, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतरे हैं, विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं करहल विधानसभा सीट से, और वो भी करहल से बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। यानी कि करहल में कहीं ना कहीं देखिए जनता का समर्थन जो है वो अखिलेश यादव को जरूर मिल रहा है। वहीं अगर गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर सदर सीट से इस बार चुनावी मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वो भी लगातार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं बड़े आंकड़ों के साथ। चलिए आरबी जी, जिस तरह देखिए लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं कि करहल सीट, जो कि इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, क्योंकि अखिलेश यादव पहले बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर हम समीकरण की बात करें सीटों की, तो देखिए जहां एक तरफ गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े आंकड़ों के साथ बढ़त बना रहे, तो वहीं करहल से भी जनता का समर्थन अखिलेश यादव को पूरा मिल रहा है। देखिए, चाहे हम करहल की बात कर लें या गोरखपुर की बात कर लें जी, ये अजेय सीटें हैं। करहल में देखेंगे आपके भी समाजवादी पार्टी का पूरा वर्चस्व है और आज से नहीं, एक लंबे समय से वहाँ पर, और यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यादव बाहुल्य क्षेत्र में यादव एक्चुअल में कोर वोटर समाजवादी पार्टी का माना जाता है, तो वहाँ उनको कोई टक्कर मिल पाएगी ऐसी संभावना पहले भी नहीं दिख रही थी, जो रिजल्ट में भी दिखेगी। और देखिए, जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो वो उनकी कर्म भूमि रही है गोरखपुर। पहले कयास लगते रहे कि भी वो अयोध्या से लड़ेंगे या वो मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन आखिर में आके उन्होंने वही गोरखपुर की सीट चुनी। तो वहाँ के महंत हैं और वहाँ बहुत सारे अनुयायी उनके हैं, और देखिए काम किया है। एक कर्म, जो उनकी कर्म स्थली रही है गोरखपुर, वो दिखता है। पहले बच्चे हैं, देखिए बीमारी से मर जाते थे, तो वहाँ उस तरह इलाज की व्यवस्था करना, सड़क, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर, तो जनता को भी ये लगा कि भाई नहीं, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन देखिए, योगी जी ने बहुत सारे मिथकों को तोड़ा है। इस नोएडा में कोई आता नहीं था, कोई भी सीएम बनता था उत्तर प्रदेश का तो वो डरता था कि भाई नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, तो इसलिए कोई आता ही नहीं था जी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे मिथकों को तोड़ा। वो आए, नोएडा आए और बाकी जगह भी गए हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं मेहनत बहुत की है योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो कोरोना काल हो या इलेक्शन का पीरियड हो। तो हिंदुत्व की राजनीति का एक चेहरा, मैं कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी जी के बाद अगर कोई दिख रहा है तो वो चेहरा योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। और यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में देखिए जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं जी वहाँ वहाँ स्टार प्रचारक के कैंपेन में उनको स्थान मिलता है। तो कुछ न कुछ तो उनके अंदर है जी जिससे कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और लोगों का प्यार उनको मिलता है। और गोरखपुर से उन्हें कैंडिडेट बनाने के पीछे समीकरण साधने वाली भी बात थी। चलो ठीक है आरबी जी, इसी बीच एक बड़ा अपडेट बता दें दर्शकों को। देखिए इस वक्त का बड़ा अपडेट बता रहे हैं, उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर बसपा आगे चल रही है। बसपा का भी खाता खुल चुका है, 1800 वोट से आगे चल रही है बसपा। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर बसपा बढ़त बनाती नजर आ रही है, 1800 वोटों से आगे चल रही है बसपा। यानी कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं देखिए बसपा का वर्चस्व जो है वो अभी भी कायम है लोगों के बीच। बसपा एक अपनी जगह बनाती नजर आ रही है, 1800 वोटों से आगे चल रही है बसपा। उत्तराखंड की मंगलौर सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर बसपा फिलहाल बढ़त बनाती नजर आ रही है, 1800 वोटों से आगे चल रही है। एक बड़ा आंकड़ा अपने आप में, 1800 वोटों से फिलहाल मंगलौर में बसपा आगे चल रही है और बसपा का भी खाता इसी के साथ खुलता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर आगे कितनी सीटें बसपा के पक्ष में जाएंगी उत्तराखंड। चलिए ठीक है गजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें फिलहाल अपडेट की, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हो चाहे फिर हरीश रावत हो, दोनों ही अपनी विधानसभा सीटों से पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है कि आखिर इस बार जिस तरह से लगातार लोकप्रियता, दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन बावजूद इसके अभी आंकड़ों का हिसाब यही बता रहा है कि दोनों ही अपनी सीटों से पीछे। देखिए आपकी बात सही है, उत्तराखंड में लोग सरप्राइजेस देते हैं और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री दावेदारों के खिलाफ पता नहीं लोगों में किस प्रकार का वो रहता है। क्योंकि खंडूरी जी भी 2012 के में दोनों चुनाव मतलब हार गए थे, हरीश रावत 2017 में दोनों जगह से हार गए थे बीइंग सीएम, सिटिंग सीएम। तो इस बार भी खटीमा से पुष्कर सिंह धामी जी का लग रहा था शुरू से, क्योंकि वहाँ एक थारू जनजाति है, थारू जनजाति के वहाँ 30 से 35 हजार वोट हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि थारू जनजाति में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है। इस बार कोई उनका नहीं, कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं रहा। और दूसरा, जो थारू जनजाति वो ट्रेडिशनली कांग्रेस को सपोर्ट करती है, ऐसा माना जाता है। तो ये थोड़ा सा वहां पे इसलिए टफ लग रहा है। जहां तक लाल कुआं की बात करें तो लाल कुआं में हरीश रावत जी नहीं चाहते थे लड़ना, ये बिल्कुल उन्होंने, वो खुद भी कहते थे कि मैं चुनाव लड़वाना चाह रहा हूं, लड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि और जब उनको लग गया लास्ट 3 दिन वो लाल कुआं से बाहर नहीं निकले। अब वहां पर उनकी पूरी उम्मीद, अभी हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और एक बिंदु खत्ता इलाका है जहां पे 35 से 40 हजार वोट हैं और वो कांग्रेस के ट्रेडिशनल गढ़ रहा है। तो बिंदु खत्ता के अगर जब बक्से खुलेंगे, ईवीएम खुलेगी, तब हमको लगता है शायद हरीश रावत जी वापस उसमें आ जाएं। जी ठीक है। देखिए जिस तरह से लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं, राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात गोवा की करते हैं। देखिए गोवा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है वहां पर, और ऐसे में लगातार गोवा को भी इस बार फतेह करना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें आंकड़ों की बात करें, वोट की बात करें, तो कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है गोवा में। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनकर आई थी, लेकिन बीजेपी ने अपना जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। अब बीजेपी की सरकार थी तो वह एंटी इनकम्बेंसी का भी है, लेकिन अब मोदी जी और तमाम बीजेपी नेता जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं और जो प्रदेश की सरकारों के कामकाज के आधार पर उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि अभी वहां कड़ा मुकाबला है और क्या स्थिति रहती है अंतिम चुनाव परिणाम में, ये देखने की बात होगी। गोवा में बीजेपी ने काफी कोशिश की, आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंच गई, टीएमसी ने भी वहां प्रयास किए, तो बिल्कुल अब वहां तो ये आरोप लगते रहे। कांग्रेस ने तो ये मुद्दा उठा दिया कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को हराने के लिए वहां पहुंच गई है।
तो अब देखते हैं कि वो अंतिम परिणाम क्या रहता है। वहां का है कड़ा मुकाबला और कांग्रेस बीजेपी की अपनी एंटी इनकम्बेंसी उभरने का प्रयास है। जी ठीक है मनीष जी, देखिए अगर मैं बात पंजाब की करूं तो फिलहाल आम आदमी पार्टी एक नया और बड़ा विकल्प पंजाब में बनकर उभर रहा है। 28 सीटों से माफ कीजिएगा 88 सीटों से वो आगे चल रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में। लेकिन ऐसे में अगर हम बात बीजेपी की करते हैं, देखिए प्रचार प्रसार जो किया गया बीजेपी की ओर से पंजाब में, उसमें कोई कोर कसर बीजेपी ने छोड़ी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मात्र 5 सीटें अभी तक बीजेपी हासिल कर पाई है पंजाब में। देखिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने एकदम से झाड़ू अपनी चलाई है, तो वो केजरीवाल जो मॉडल था वो 2017 से ही लोगों को पसंद आने लगा था। उस समय मालवा में वो लोग छाए हुए थे, आज पूरे पंजाब में छाए हुए हैं। आप देखिए पंजाब का हर बड़ा नेता जो है वो अभी के रुझानों में चुनाव हार रहा है, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो या फिर अमरिंदर सिंह हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो। चन्नी अपनी मालवा की जो सीट है वहां से वो हार रहे हैं, जो अभी के रुझान है। परिणाम चेंज होंगे निश्चित तौर पर, जब पूरा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या है। लेकिन तस्वीरों में अब तक साफ है आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में आ चुकी है, जो अभी तक के रुझान मिले हैं। और भाजपा की अगर अब बात करें तो भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मनीष जी इसी बीच आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, शामली में थाना भवन से सुरेश राणा आगे चल रहे हैं, शामली सदर से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी आगे चल रहे हैं, कैराना से एसपी के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, शामली में थाना भवन से सुरेश राणा बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं शामली सदर से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी आगे चल रहे हैं, कैराना से एसपी के नाहिद हसन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कैराना से एसपी के नाहिद हसन बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। शामली में थाना भवन से भी लगातार जिस तरह से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट दे देते दर्शकों को, इस वक्त का बड़ा अपडेट उत्तराखंड से। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर बसपा आगे चल रही है, 1800 वोटों से मंगलौर सीट पर बसपा आगे चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि मंगलौर के बाद लक्सर में भी बसपा आगे चल रही है। देखिए 2 सीटों पर लगातार बसपा बढ़त बनाती नजर आ रही है, मंगलौर और लक्सर दोनों ही सीटों पर बसपा बढ़त बनाती नजर आ रही है। मंगलौर के बाद लक्सर से भी बसपा लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर बसपा 1800 वोटों से आगे चल रही है, लगातार बसपा की ओर से भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। मंगलौर के बाद लक्सर में भी बसपा आगे चल रही है। इस वक्त का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई। मंगलौर में 1800 वोटों से बसपा आगे चल रही है, तो वहीं मंगलौर के बाद लक्सर में भी बसपा आगे बढ़ रही है। तो यानी कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं देखिए बीएसपी का खाता भी खुलता नजर आ रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने के साथ ही एक चौंकाने वाला परिणाम जनता के सामने आ रहा है। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर बसपा आगे 1800 वोटों से आगे चल रही है, वहीं मंगलौर के साथ ही लक्सर सीट पर भी बसपा आगे चल रही है। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे गेस्ट के पैनल का। और जिस तरह से मनीष जी लगातार आप पंजाब की राजनीति को लेकर बता रहे थे, आप अपनी बात जारी रखिए। अभी तक मुख्य जो राजनीतिक दल हैं जो दौड़ में हैं उनमें शामिल क्यों नहीं हुई? तो आप देखिए पहले भी वो अकाली दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी और प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं में कहा कि भाई हमने राष्ट्र हित में, एक पंजाब सीमांत प्रदेश है, वहां की सुरक्षा को लेकर हमने अकाली दल के साथ पीछे रहने का फैसला किया और अपनी पार्टी का विस्तार नहीं किया। इस बार भी उन्होंने कहा कि हम वहां पर नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर 5 सीटें बीजेपी को आ रही है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकाली दल के साथ भी वो 5 से 10 के आसपास ही सीटें उसको मिलती थी, बहुत कोई ज्यादा प्रभाव पंजाब में रहा नहीं। और इस बार तो किसान आंदोलन था, एक जो नैरेटिव सेट किया गया कि पूरा पंजाब जो है, पंजाब के किसान जो हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं, तो वैसा नहीं हुआ। जो वोटों में तब्दील हो रहा है, जो वोट परसेंटेज बीजेपी को मिल रहा है, वो अपने आप में ये है कि बीजेपी के खिलाफ कोई वहां पर माहौल नहीं रहा, जो सेट किया गया एक नरेशन। तो अब आगे ये किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पंजाब आज का दिन जो है वो झाड़ू और आम आदमी पार्टी के नाम है। वहां पर भगवंत मान निश्चित रूप से जो कॉमेडियन रहे हैं, हालांकि उन्होंने संसद में अलग अपनी छवि दिखाई है, अब वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन पंजाब में आपको एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, ये बात तय है। जी ठीक है।
एनके जी, देखिए जिस तरह से अगर हम बात 5 राज्यों की करते हैं तो ऐसे में मात्र पंजाब को छोड़कर चारों ही राज्यों में बीजेपी की पार्टी सत्ता में है। ऐसे में अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो देखिए जिस तरह से कांग्रेस जो है, पंजाब की बात चाहे हम कर ले, चाहे हम बात गोवा की कर ले, चाहे हम बात मणिपुर की कर ले या फिर उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से लगातार यही सामने आ रहा था रुझान कि कांग्रेस आगे चल रही है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम फिलहाल बीजेपी से हटकर अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करते हैं तो कांग्रेस की जो स्थिति है, जो फिलहाल हालत है, उसको देखकर क्या लगता है? क्योंकि पंजाब में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस जी, पंजाब में, जहां तक पंजाब की बात है, कांग्रेस में जो वहां पे उन्होंने सीएम चेंज किया वो मेन फैक्टर रहा उनका, वो नुकसान हुआ उनको। और जिस हिसाब से वहां पर पंजाब में आप पार्टी बढ़ रही है, आप बढ़त ही नहीं, जिस हिसाब से आंकड़े दिखा रहे हैं कि 170 में से 117 सीटों में से 88 पर वो बढ़त बनाए हुए है। एक पर से आपकी सुनामी है, तो टोटल ये सुनामी जो आप पार्टी जो डैमेज कर रही है कांग्रेस को। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में आप देखें कांग्रेस अभी 2017 में 11 सीटों पर थी, अगर वो करीब 30 के आसपास भी आती है, अभी तो वैसे रुझान अभी तो काफी समय पूरा है, शाम तक का समय है अभी, कांग्रेस उस हिसाब से उसका कांग्रेस का वोट परसेंट भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी कांग्रेस की। लेकिन इनके जी देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में जो कांग्रेस की ओर से जो चेहरा बदला गया मुख्यमंत्री का, वो काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा इस बार वोट प्रतिशत में। तो क्या ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में तो 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, क्या वहां पर भी एक फैक्टर रह सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आप देखें ना 2017 में भाजपा की 57 सीटें भी तो थी, अगर इसमें भाजपा 38 पे आती है, जो दिखा रहे हैं आंकड़े दिखा रहे हैं, या 40 पे आती है, 35 पे आती है, तो आप देखें ना उसमें 3 जो सीएम लास्ट के साल में बदले, उससे उनको नुकसान होगा। 57 सीटों से बीजेपी जो है तमाम डबल इंजन की सरकार के बावजूद, प्रचंड बहुमत के बावजूद 38 पे आ रही, 40 पे आ रही है, तो निसंदेह बीजेपी को नुकसान हो रहा है बनस्पत 2017 के। तो कांग्रेस इसमें उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में चाहे वो कोई भी बीजेपी का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आप पार्टी पहली बार फाइट कर रही हो। चलिए एनके जी, इसी बीच आपको रोकना चाहूंगी, देखिए बड़ी अपडेट है इस बीच दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट, अमेठी में बीजेपी के मयंक सिंह आगे चल रहे हैं, रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह आगे चल रही है, और साथ ही पीलीभीत में सपा 6000 वोटों से आगे चल रही है। पीलीभीत में पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें जहां बिसलपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है, साथ ही चंदौली में बीजेपी आगे चल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि अमेठी में भी बीजेपी के मयंक सिंह बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी की अदिति सिंह बढ़त बनाती नजर आ रही है। पीलीभीत में सपा 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। यानी कि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। चंदौली में बीजेपी आगे, साथ ही रायबरेली में बीजेपी आगे, अमेठी में बीजेपी आगे, अमेठी में बीजेपी के मयंक सिंह बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह, जो कि इससे पहले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ी थी, वहीं पीलीभीत से सपा 6000 वोटों से आगे चल रहा है। पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है, साथ ही बिसलपुर में भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। रायबरेली सीट से अदिति सिंह, जो कि पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में है, वो भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अमेठी में भी बीजेपी आगे है, रायबरेली में भी बीजेपी की अदिति सिंह बढ़त बनाती नजर आ रही है। जी एनके जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि लगातार कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी के लिए भी उत्तराखंड में और साथ ही कांग्रेस के लिए पंजाब में, ऐसे में आपसे और समझना चाहेंगे कि आखिर इस बार की समीकरण किस तरह से किस तरफ रुख लेंगे? इस बार जो है बीजेपी भले सरकार बना लेगी, 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनेगी, लेकिन जो उसका वोट परसेंटेज है, जो उसकी सीटें हैं, कम होंगी। 2017 के मुकाबले उसकी सीटें कम होंगी। लेकिन अब आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, अब अभी हम बीजेपी कह रहे थे, अभी 38 सीटें जो बीजेपी की दिख रही हैं। अभी मैडम हमारे उत्तराखंड का ये स्थिति है, भौगोलिक स्थिति विकट परिस्थितियां यहाँ पे हैं। पहाड़ की तमाम सीटें ऐसे हैं, पहाड़ के तमाम जिले ऐसे हैं जहाँ की अभी ईवीएम मशीन खुली भी नहीं होगी, वहाँ पे भी वोटिंग होनी है, वहाँ के रिजल्ट्स आने हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए बीजेपी कुल मिला के ओवरऑल नुकसान में है, और भले सरकार वो बना ले, वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, उसके वोट परसेंटेज बढ़ेगा,
और ओवरऑल नुकसान बीजेपी का है, भले वो जीत जाएगी लेकिन नुकसान भी कांग्रेस को नुकसान नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार राज्य में एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। देखना होगा कि आखिर परिणाम क्या कहते हैं। इसी बीच आरबी जी, देखिए आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दौरान मोदी लहर थी, बच्चा बच्चा मोदी लहर जानता था, बच्चा बच्चा मोदी मोदी किया करता था। इसी बीच अपडेट बता देते हैं, आपकी तरफ दोबारा रुख करूंगी। एक बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे, कोटद्वार से बीजेपी की ऋतु खंडूरी 3000 वोटों से आगे चल रही है। कोटद्वार से बीजेपी की ऋतु खंडूरी 3000 वोटों से आगे, साथ ही कोटद्वार सीट की हम बात कर रहे हैं जहां से बीजेपी की ऋतु खंडूरी 3000 वोटों से आगे चल रही है। कोटद्वार सीट से देखिए बीजेपी लगातार उत्तराखंड में बढ़त बनाती नजर आ रही है और कोटद्वार की अगर हम बात करें तो कोटद्वार से बीजेपी की ऋतु खंडूरी 3000 वोटों से, एक बड़ा आंकड़ा अपने आप में है। 3000 वोटों से बीजेपी की ऋतु खंडूरी कोटद्वार से आगे चल रही है और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है कि आखिर जनता ने किसे चुना है। ऐसे में देखिए काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है उत्तराखंड का चुनाव, क्योंकि हर बार जनता की ओर से परिवर्तन ही देखने को मिलता है। अब देखना होगा परिवर्तन या समर्थन, लेकिन जिस तरह से रुझान बता रहे हैं वो यही कहते हैं कि बीजेपी को इस बार कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलता जरूर नजर आ रहा है। आरबी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 2017 का मैं जिक्र कर रही थी, 312 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, हालांकि एनडीए की सरकार तब भी थी और अगर तब की हम बात करें तो मोदी लहर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा बीजेपी के लिए। इस बार क्या लगता है, इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में क्या योगी लहर इस बार जनता के दिल में कहीं ना कहीं जगह बना चुका है और इसी का परिणाम जो है, जो रुझान है वो देखने को मिलेगा शाम को? देखिए 2017 और 2022 में कहते हैं ना, पानी बहुत बह चुका है जी, परिस्थितियां बहुत बदली हैं। 2017 में बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक सुनामी थी, एक लहर थी जी, और आप देखेंगे कि भी जंगल राज के ऊपर एक राम राज्य की कल्पना की गई थी और लोगों ने वोट किया था राम राज्य के लिए। अब देखिए 5 साल आप सत्ता में हैं तो जनता भी उस चीज़ का आकलन करती है कि भी कितना राम राज्य आया है, चाहे वो हाथरस की बेटी रही हो या दूसरे भी लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या रही हो, यानी बहुत सारी घटनाएं भी अपना प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ती हैं। बिल्कुल। तो इस 5 साल के दौरान भी आवारा पशु जो किसान है वो परेशान रहा। ठीक है, भाई गाय हमारी आस्था का प्रतीक है और हिंदू होने के नाते सभी इस बात से सहमत होते हैं, लेकिन जब वही गाय या जब वो पशुधन एक सरदर्द बन जाता है किसान का, तो फिर वो एक अतिशयोक्ति हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं डिलीवरी उतनी नहीं हो पाई। एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर को मैनेज किया गया। अदरवाइज क्या कारण था भी, मैं समझता हूँ महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के रेट आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं और अभी तो और उम्मीद की जा रही है अभी कितने बढ़ेंगे, क्यों जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। ठीक है आरबी जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। पंजाब में रिजल्ट देखकर आप में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पंजाब में रिजल्ट देखकर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बनकर पंजाब में उभर कर आ रही है और ऐसे में जिस तरह से जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इसके कारण आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। काफी ज्यादा खुशी आम आदमी पार्टी में देखी जा रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में भगवंत मान इस बार सीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं और इस बार जिस तरह से रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहा है, उसके कारण आम आदमी पार्टी एक बड़ा और अच्छा विकल्प जनता के लिए उभर कर पंजाब में आई है। देखिए तमाम मैनिफेस्टो में वादे जो हैं आम आदमी पार्टी के लिए उनके लिए किए गए, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह भी कहती नजर आई कि महिलाओं के लिए काफी योजनाएं चलाई जाएंगी और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं, जो महिला वोटर्स होती हैं, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक योगदान देती हैं वोट में। और ऐसे में अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में रिजल्ट देखकर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। तो पंजाब में रिजल्ट देखकर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। देखिए भगवंत मान इस बार सीएम पद के लिए उम्मीदवार है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था।
20 तारीख को और 20 फरवरी को मतदान होने के बाद सबको इंतजार था आज का, यानी कि 10 मार्च का, कि आखिर रुझान क्या कहेंगे। लेकिन रुझान देखिए सबके सामने है, आपके सामने है कि आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। पंजाब में एक बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी पंजाब में बनकर उभर रहा है। तो देखिए जिस तरह से एक गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा था, सभी ने आपको बताया कि किस तरह इस बार का चुनाव जो है इसका रुझान किस तरह देखने को मिलेगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात 5 राज्यों की करते हैं तो बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं पंजाब में सबसे हटकर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।